स्वागत है दोस्तों। आज हम झारखंड की कुछ प्रमुख जनजातियों की दुनिया में एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें बताएगी कि ये समुदाय अपनी सदियों पुरानी पहचान को आज की आधुनिक दुनिया में कैसे सहेज कर रख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेदिया जनजाति की। बिल्कुल। और ये विषय इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हम इन समुदायों को समझते हैं तो हम सिर्फ उनकी परंपराओं को नहीं बल्कि भारत की विविधता की असली आत्मा को समझते हैं। सही बात है। हर जनजाति की अपनी एक कहानी है, एक अलग ही दुनिया है। तो बेदिया जनजाति से शुरू करते हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से इनकी जनसंख्या लगभग 1 लाख है। लेकिन जो बात मुझे सबसे पहले चौंकाती है वो ये है कि ये खुद को वेदवाणी कहते हैं। हाँ, वेदवाणी मतलब वेदों से निकला हुआ। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा दावा है। इसका उनके समाज में क्या मतलब है? को वेदवाणी जैसी प्राचीन और सम्मानित परंपरा से जोड़ता है तो ये सिर्फ एक दावा नहीं होता। अच्छा। ये उनकी आत्म पहचान का एक मजबूत स्तंभ है। इससे उन्हें समाज में एक ऊंचा दर्जा और आत्मसम्मान महसूस होता है। वे द्रविड़ प्रजातीय समूह से हैं, लेकिन इस दावे के जरिए वो अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान गढ़ते हैं। वे अपने नाम के साथ बेदिया और मांझी जैसी उपाधियां भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति का प्रतीक है। और ये मुख्य रूप से रांची, हजारीबाग, बोकारो जैसे इलाकों में रहते हैं। जी हाँ। अच्छा, इनके सामाजिक रीति रिवाजों में भी कुछ खास बातें हैं, जैसे एक ही गोत्र में शादी करना बिल्कुल मना है। बिल्कुल। और जो शादी दूसरे गोत्र में होती है उसे ठुकुर ठेनी कहा जाता है। ठुकुर ठेनी, इस नाम का कोई खास मतलब है क्या? ये शब्द कहाँ से आए हैं? देखिए, ठुकुर ठेनी का शाब्दिक अर्थ तो उतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये नाम उस विवाह को एक विशिष्ट पहचान देता है जो सामाजिक नियमों के अनुसार हो। अच्छा। ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक उत्सव है जिसे समुदाय मान्यता देता है। और उनके गोत्र भी प्रकृति से गहरे जुड़े हुए हैं। जैसे बड़वार गोत्र का प्रतीक है बरगद का पेड़, बाम्बी गोत्र का प्रतीक मछली है और थेराहर का सुअर। ये दिखाता है कि उनकी पूरी दुनिया, उनकी पहचान सब प्रकृति के इर्द गिर्द बुनी हुई है। ये तो सच में प्रकृति के साथ एक होकर जीने जैसा है। और पहनावे में भी यही सादगी और परंपरा दिखती है। हाँ। पुरुष करैया, काछा और भगवा पहनते हैं और महिलाएं ठेढ़ी और पाचन। और शादी में जो वधू मूल्य होता है उसे डाली टका कहते हैं। क्या ये डाली टका सिर्फ एक लेन देन है या इसका कोई और गहरा सांकेतिक मतलब भी है? नहीं, ये सिर्फ एक लेन देन से कहीं ज्यादा है। डाली टका 2 परिवारों के बीच एक संबंध स्थापित करने का प्रतीक है। अच्छा। ये वधू के परिवार को सम्मान देने और ये आश्वासन देने का एक तरीका है कि उनकी बेटी एक ऐसे घर में जा रही है जो उसकी देखभाल करने में सक्षम है। इसी तरह उनकी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसने गांव के मुखिया को प्रधान, महतो या ओहदार कहा जाता है। ये पदवी गांव के सामाजिक ढांचे को मजबूती देती है। और अगर धर्म की बात करें तो इनके प्रमुख देवता सूर्य हैं, लेकिन साथ ही ये दिवाली, दशहरा, छठ जैसे त्योहार भी मनाते हैं। तो ये एक तरह का संगम है ना, अपनी जनजातीय आस्था और मुख्य धारा की हिंदू परंपराओं का। बिल्कुल सही। और यही इन समुदायों की सबसे बड़ी खूबसूरती है। वे अपनी जड़ों को मजबूती से थामे रहते हैं, लेकिन बाहरी दुनिया के अच्छे तत्वों को अपनाने से भी नहीं हिचकिचाते। सही बात है। वे सूर्य को पूजते हैं जो प्रकृति का सबसे बड़ा स्रोत है, और साथ ही उन त्योहारों को भी मनाते हैं जो उन्हें बड़े समाज से जोड़ते हैं। यही संतुलन ही उनकी पहचान को जिंदा रखता है। हमने देखा कि बेदिया जनजाति मुख्य धारा की संस्कृति से कैसे जुड़ी है, लेकिन अब एक ऐसी जनजाति को देखते हैं जिनकी जनसंख्या बहुत कम है और शायद इसी वजह से उनकी प्रथाएं बहुत ही विशिष्ट और अलग हैं। गुड़ाइत जनजाति। 2011 में इनकी आबादी सिर्फ 4,973 थी, सिर्फ 5,000 से भी कम। हाँ, और ये आंकड़ा हमें सोचने पर मजबूर करता है। इतनी छोटी संख्या का मतलब है कि उनकी भाषा, उनकी परंपराएं और उनकी पूरी संस्कृति लुप्त होने के गंभीर खतरे में है। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से है और इनका इतिहास बहुत दिलचस्प है। पुराने जमाने में ये पहरेदारी का काम करते थे, यानी गांवों और समुदायों के रक्षक। लेकिन अब स्रोत बताते हैं कि इनका मुख्य पेशा कृषि हो गया है। समय के साथ भूमिकाएं कितनी बदल जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन इतनी कम आबादी में क्या इनके सामाजिक नियम और भी सख्त हो जाते हैं? हाँ, अक्सर ऐसा होता है। अपनी पहचान को बचाने के लिए नियम और कड़े हो जाते हैं।
गोड़ाइत समाज में समगोत्रीय विवाह और विधवा विवाह दोनों पर ही सख्त पाबंदी है। अच्छा। एक छोटे समुदाय के लिए ये एक बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन ये उनके समाज को एक सूत्र में बांधे रखने का तरीका भी है। उनके प्रमुख गोत्रों में टोप्पो, इंदुआर, खलखो और बाघ शामिल हैं। और उनकी धार्मिक मान्यताएं तो और भी अनोखी लगती हैं। त्योहारों के नाम हैं मती, देवी माए और पुरुबिया। जी। इसमें से पुरुबिया प्रथा के बारे में बताया गया है, जिसमें जनजातीय भूतात्मा की पूजा के लिए बकरे की बलि दी जाती है। ये जनजातीय भूतात्मा कौन है? क्या ये किसी पूर्वज की आत्मा है या कोई प्रकृति की शक्ति? ये आमतौर पर गांव या समुदाय के संस्थापक पूर्वजों की आत्मा मानी जाती है। अच्छा। पुरुबिया प्रथा उस आत्मा को शांत करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए होती है, ताकि समुदाय पर कोई विपत्ति न आए और फसल अच्छी हो। मतलब ये सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है? नहीं, ये बलि सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पूरे समुदाय को एक साथ लाने और अपनी जड़ों को याद करने का एक जरिया है। और यहाँ भी धार्मिक पदों का स्पष्ट विभाजन है। पुजारी को बैगा कहते हैं। हाँ। और जो जादू टोना या आध्यात्मिक उपचार करते हैं उन्हें माटी कहा जाता है। क्या इन दोनों भूमिकाओं में कभी कोई टकराव होता है? टकराव कम, बल्कि एक तरह का संतुलन ज्यादा होता है। बैगा का काम है देवताओं और आत्माओं के साथ समुदाय के औपचारिक संबंध को बनाए रखना, जबकि माटी व्यक्तिगत स्तर पर मतलब आध्यात्मिक समस्याएं या बीमारियों से निपटते हैं। तो एक तरह से एक समुदाय का डॉक्टर है तो दूसरा आध्यात्मिक सलाहकार। बिल्कुल, आपने सही समझा। ये तो बहुत दिलचस्प है। हमने सांस्कृतिक पहचान और जनसंख्या के आकार की बात की, लेकिन कभी-कभी तो किसी जनजाति का मूल वर्गीकरण ही बहस का विषय होता है, और ये हमें कोरा जनजाति की ओर ले जाता है। हाँ, ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि मानव शास्त्रीय अध्ययन कितना जटिल हो सकता है। कोरा जनजाति, जिन्हें ढांगर भी कहते हैं, की जनसंख्या लगभग 33,000 है। ज्यादातर विशेषज्ञ उन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह का मानते हैं, लेकिन प्रसिद्ध ब्रिटिश मानवशास्त्री हर्बर्ट होप रिजले, उनका मानना था कि वे द्रविड़ समूह से हैं। अच्छा। जी, ये दिखाता है कि नस्लीय वर्गीकरण कोई पत्थर की लकीर नहीं है। और इनकी अपनी शब्दावली भी है। घर को ओड़ा, युवाग्रह को गित्योड़ा, गोत्र को गुष्टी। ये शब्द उनकी भाषा और संस्कृति की अनोखी पहचान है। सही बात है। लेकिन जिस चीज ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो है गोदना, यानी टैटू को लेकर उनकी मान्यता। हाँ, ये सिर्फ शरीर को सजाने की कला नहीं है, ये उनकी पारलौकिक आस्था से जुड़ी है। बिल्कुल। उनका मानना है कि गोदना स्वर्ग या नर्क में अपने रिश्तेदारों को पहचानने के लिए एक जरूरी निशान है। जी। सोचिए, एक पहचान पत्र जो मौत के बाद भी आपके साथ रहता है। आज की डिजिटल पहचान और आधार कार्ड के जमाने में ये कल्पना करना भी कितना गहरा और रूहानी लगता है। आपने बहुत अच्छी बात कही। ये एक भौतिक निशान है जिसका महत्व आध्यात्मिक है। ये उनके जीवन मृत्यु के चक्र की समझ को दर्शाता है। और सिर्फ गोदना ही नहीं, उनके समाज में अंदर भी एक और अनोखी चीज है। उनके गोत्रों में एक पदानुक्रम यानी हायरार्की का होना। गोत्रों में ऊंच नीच, ये तो बहुत हैरान करने वाली बात है, क्योंकि आमतौर पर जनजातीय समाजों को ज्यादा समतावादी माना जाता है। हाँ, ये है। इस हायरार्की की वजह क्या हो सकती है? कच्छ यानी कछुआ गोत्र सबसे ऊपर और बुटकोय यानी सुअर गोत्र सबसे नीचे क्यों? देखिए, इस पदानुक्रम की जड़ें उनके मिथकों और कहानियों में हो सकती हैं। हो सकता है कि किसी कहानी में कछुए ने समुदाय की रक्षा की हो और सुअर को किसी नकारात्मक घटना से जोड़ा गया हो। अच्छा, यह सामाजिक स्तरीकरण उनके विवाह संबंधों और आपसी व्यवहार को भी प्रभावित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें जनजातीय समाजों को एक ही नजरिए से नहीं देखना चाहिए, उनमें भी बहुत जटिलताएं होती हैं। और आजीविका के लिए वे मुख्य रूप से मिट्टी कोड़ने का काम करते हैं, जो उनके ढांगर नाम से भी मेल खाता है। जी। तो एक तरफ इतनी गहरी आध्यात्मिक मान्यताएं हैं और दूसरी तरफ इतना कठिन शारीरिक श्रम। अब एक ऐसे समुदाय की ओर बढ़ते हैं जो अपनी पहचान को इतिहास के सबसे बड़े महाकाव्य से जोड़ता है। अब हम कंवर जनजाति पर आते हैं, जिन्हें झारखंड की 31वीं जनजाति के रूप में 2003 में ही मान्यता मिली। 2003 में? ज्यादा समय नहीं हुआ। जी नहीं, और जैसा आपने इशारा किया, इनकी सबसे असाधारण बात यह है कि ये खुद को महाभारत के कौरवों का वंशज मानते हैं। कौरवों का वंशज, ये तो बहुत बड़ी बात है। इस दावे की वजह से क्या उनका सामाजिक स्तर बाकी जनजातियों से अलग माना जाता है, या क्या इससे उनके रीति रिवाजों पर महाभारत का कोई असर दिखता है? ये दावा उन्हें एक बहुत शक्तिशाली और प्राचीन पहचान देता है, एक योद्धा वंश से जोड़ता है। हालांकि इससे उन्हें कोई आधिकारिक रूप से ऊंचा दर्जा नहीं मिलता, लेकिन समुदाय के भीतर ये गर्व और एकता का एक बहुत बड़ा स्रोत है।
उनकी कहानियों और लोकगीतों में अक्सर इसकी झलक मिलती है। उनकी भाषा कमरती या सादरी है और वे मुख्य रूप से गुमला, सिमडेगा और पलामू में रहते हैं। और विवाह के नियम यहाँ भी सख्त हैं। एक ही गोत्र में शादी वर्जित है, जिसे ये कुटमैती कहते हैं। हाँ, कुटमैती। लेकिन इनके यहाँ वधू मूल्य, जिसे सुकदाम कहा जाता है, उसका तरीका मुझे बहुत व्यवहारिक और दिलचस्प लगा। हाँ, सुकदाम का तरीका उनकी कृषि आधारित जीवन शैली का सीधा प्रतिबिंब है। इसमें सिर्फ नगद पैसे नहीं होते। वही तो, इसमें नगद राशि के साथ 10 खंडी चावल भी शामिल होते हैं। ये दिखाता है कि उनके लिए असली दौलत पैसा नहीं बल्कि अनाज है। बिल्कुल। चावल सिर्फ भोजन नहीं है, ये जीवन है, मूल्य का पैमाना है। ये परंपरा उनकी अर्थव्यवस्था और सामाजिक मूल्यों को एक साथ दिखाती है। बिल्कुल सही कहा। अब अगर हम उनके प्रशासन की बात करें तो जातीय पंचायत के प्रधान को सयान कहते हैं। सयान शब्द का मतलब ही होता है बुद्धिमान या अनुभवी व्यक्ति। अच्छा। ये दिखाता है कि उनका नेतृत्व ताकत पर नहीं बल्कि ज्ञान और अनुभव के सम्मान पर आधारित है। और सयान के सहायक प्रधान या पटेल होते हैं। और धर्म में यहाँ भी सूर्य की प्रमुखता दिखती है। उनके सर्वोच्च देवता भगवान हैं, जिन्हें सूर्य का ही रूप माना जाता है। जी। और ग्राम देवता को खूंट देवता कहा जाता है। पुजारी के लिए यहाँ पाहन या बैगा दोनों शब्द इस्तेमाल होते हैं। ये दिखाता है कि आसपास की अन्य जनजातियों का भी उन पर प्रभाव पड़ा है। हाँ, संस्कृतियां कभी भी अलग थलग नहीं रहती। वे एक दूसरे से विचार, शब्द और प्रथाएं उधार लेती हैं और उन्हें अपना बना लेती हैं। सही बात है। कंवर जनजाति इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एक तरफ महाभारत से जुड़ी एक महान पहचान और दूसरी तरफ स्थानीय परंपराओं का गहरा प्रभाव। तो ये थी कंवर जनजाति की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली जनजाति, जो है कोल जनजाति। ये झारखंड की 32वीं जनजाति है, जिसे भारत सरकार ने 2003 में जनजातीय श्रेणी में शामिल किया था। मतलब देखा जाए तो बहुत पुरानी बात नहीं है ये। बिल्कुल। और ये जो तारीख है ना 2003, जी, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। अच्छा। किस तरह से? ये हमें बताती है कि जनजाति होना कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें सरकारें, समाज और खुद वो समुदाय भी अपनी पहचान को लेकर बातचीत करते हैं, तब जाकर ये दर्जा मिलता है। ठीक है, तो इनकी जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं? मतलब मानव विज्ञान की नजर से ये किस समूह का हिस्सा है? अगर हम इनके वंश की बात करें तो इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह में रखा जाता है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, ये थोड़ा भारी शब्द है। हाँ, पर इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये इस जमीन के सबसे पुराने बाशिंदों में से हैं। इनका जो वंश है वो हजारों साल पुराना है और इन्हें इस इलाके की दूसरी बड़ी जनजातियों जैसे संथाल और मुंडा से भी जोड़ता है। मतलब एक तरह से ये सब एक ही विशाल प्राचीन परिवार का हिस्सा है। वाह, तो मतलब इनकी मौजूदगी यहाँ सदियों से है, भले ही आधिकारिक पहचान 2003 में मिली हो। और इनकी आबादी कितनी होगी अभी? 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो करीब 53,000 के आसपास, जो झारखंड की कुल जनजातीय आबादी का 1% से भी कम है। शायद 0.61%। हाँ, और ये मुख्य रूप से आपको देवघर, गिरिडीह और दुमका जैसे जिलों में मिलेंगे। इनकी अपनी भाषा भी है, जिसे कोल ही कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इनके सामाजिक ढांचे पर। मैंने पढ़ा है कि इनमें 12 गोत्र हैं। जी, 12 गोत्र। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि कई नाम आपको बहुत जाने पहचाने लगेंगे, जैसे मुर्मू, सोरेन, हांसदा, किस्कू। अरे हाँ, ये नाम तो संथाल जनजाति में भी बहुत आम है। बिल्कुल, और यही चीज इनके बीच किसी गहरे ऐतिहासिक रिश्ते की तरफ इशारा करती है। लेकिन यहाँ शायद नामों से ज्यादा जरूरी वो नियम है जो इन गोत्रों से जुड़ा है कि एक ही गोत्र में शादी करना सख्त मना है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये जो नियम है ना, जिसे हम समगोत्रीय विवाह निषेध कहते हैं, ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये तो इन समाजों की सोशल इंजीनियरिंग का एक कमाल का मॉडल है। सोशल इंजीनियरिंग? वो कैसे? सोचिए, जब आप पर अपने गोत्र में शादी की पाबंदी होगी तो रिश्ते बनाने के लिए आपको दूसरे गांव, दूसरे वंशों की तरफ देखना पड़ेगा। इससे अपने आप सामाजिक दायरा बढ़ता है, नए रिश्ते बनते हैं और पूरा समुदाय ज्यादा मजबूती से जुड़ता है। अच्छा, मतलब ये समाज को एक बंद तालाब बनने से रोकता है। हाँ, और उसे एक बहती हुई नदी बनाए रखता है। ये तो बहुत गहरा नजरिया है। अच्छा, तो ये तो ही समाज की बनावट, पर शादी ब्याह के नियम कायदे क्या है? देखिए, व्यवस्था तो पितृसत्तात्मक है, मतलब वंश पिता के नाम से चलता है और आमतौर पर एक ही शादी का रिवाज है। शादी में एक जरूरी रस्म है वधू मूल्य की, जिसे ये लोग अपनी भाषा में पोटे कहते हैं। पोटे।
और गांव की पंचायत का क्या, अगर कोई मसला हो जाए तो? उसके लिए पारंपरिक शासन व्यवस्था है। हर गांव का एक मुखिया होता है, जिसे मांझी कहते हैं। मांझी ही गांव के बड़े छोटे फैसले लेता है। चलिए, अब इनके सबसे दिलचस्प पहलू पर आते हैं, इनकी अर्थव्यवस्था। मुझे ये पढ़कर बड़ी हैरानी हुई कि इनका पारंपरिक पेशा लोहा गलाना था। हाँ, और ये कोई मामूली बात नहीं है। हम आज जिन्हें आदिवासी कहते हैं, उनमें से कई समुदाय प्राचीन भारत के सबसे बेहतरीन धातु शिल्पी थे। कोल समुदाय उन्हीं में से एक था। ये जमीन से कच्चा लोहा निकालकर अपनी पारंपरिक भट्ठियों में उसे गलाकर औजार बनाते थे। ये एक बहुत ही विशेष हुनर था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि लोहे के ये जादूगर आज मुख्य रूप से खेती कर रहे हैं? इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? ये सिर्फ पेशा नहीं बदला, ये एक तरह से पूरी पहचान का बदलना था। सोचिए, एक समुदाय जो सदियों से लोहे का काम कर रहा था, उसे अपनी भट्टियां बुझाकर हल उठाना पड़ा। इसके पीछे वजह क्या थी? कई वजहें थीं। अंग्रेजों के आने के बाद जंगल के कानून बदल गए, कच्चे माल तक उनकी पहुंच कम हो गई। फिर फैक्ट्रियों में बना सस्ता लोहा बाजार में आ गया। धीरे धीरे इनका ये पुश्तैनी हुनर हाशिए पर चला गया और जिंदा रहने के लिए इन्हें खेती को अपनाना पड़ा। ये बाजार की ताकत का एक सीधा उदाहरण है। ये सुनकर तो लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ खोया है। क्या इनकी धार्मिक मान्यताओं में भी ऐसा ही कुछ मिला-जुला रूप दिखता है? हाँ, बिल्कुल। इनके जो मुख्य देवता हैं वो हैं सिंगबुंगा, जो सूर्य के प्रतीक हैं। लेकिन सदियों से अपने हिंदू पड़ोसियों के साथ रहते रहते उनकी मान्यताओं का भी इन पर गहरा असर पड़ा है। तो आज इस सिंगबुंगा की पूजा तो करते ही हैं, साथ ही बजरंगबली, दुर्गा और शिकार भगवान की भी पूजा करते हैं। तो ये एक तरह का मिलाप है, टकराव नहीं? इसे हम धार्मिक समन्वय कहते हैं। अपनी जड़ों को पकड़े हुए नई चीजों को अपनाने की कला। जिस जनजाति की हम बात करने जा रहे हैं, उनकी कहानी अपनी पहचान को मनवाने के एक लंबे संघर्ष की है। ये है झारखंड की सबसे नई 33वीं जनजाति, पुरान जनजाति। बिल्कुल, इन्हें 8 अप्रैल 2022 को ही जनजाति का दर्जा मिला है। ये तारीख परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी हो सकती है। 2022? जी मतलब बिल्कुल हाल की बात है ये? जी, लेकिन जैसा आपने कहा, ये पहचान रातों रात नहीं मिली। इसकी पहली सिफारिश 1993 में हुई थी। फिर 2014 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी हामी भरी। मतलब लगभग 30 साल लग गए समुदाय को अपनी पहचान का हक पाने में। 30 साल? ये तो एक पूरी पीढ़ी होती है। अच्छा, तो क्या ये भी प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह से ही हैं? जी हाँ, ये भी उसी प्राचीन वंश का हिस्सा है, लेकिन इनकी भाषा बहुत अनोखी है। ये लोग पुरान बोली बोलते हैं, जो हिंदी, उड़िया और उस इलाके की पंच परगनिया बोली का एक दिलचस्प मिश्रण है। तो इनकी भाषा ही इनके इतिहास की गवाह है। ये बताती है कि ये समुदाय किन-किन संस्कृतियों के साथ रहता आया है। एकदम सही। भाषा हमेशा अपने पड़ोसियों से कुछ लेती है, कुछ देती है। इसके अलावा ये मुंडारी भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। इनमें 13 गोत्र पाए जाते हैं और कोल जनजाति की तरह यहाँ भी अपने गोत्र में शादी करना मना है। और इनकी अपनी पंचायत व्यवस्था का क्या नाम है? इनकी जातीय पंचायत को पुरान सभा कहते हैं, जिसके मुखिया, प्रधान या महलदार कहलाते हैं। और यहाँ भी वधु मूल्य का रिवाज है, पर नाम अलग है, चलाऊ। चलाओ। मैंने ये भी देखा कि इनके पास हर तरह के विवाह के लिए एक अलग और बड़ा ही देसी सा नाम है। जैसे हठ विवाह के लिए डुकू पासा। हाँ, या अपहरण विवाह के लिए सिंदूर घासा। इन नामों के पीछे कोई खास मतलब है? ये नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये उस विवाह की पूरी प्रक्रिया या उसके भाव को एक शब्द में समेट लेते हैं। जैसे दुकुपासा का मतलब शायद जबरदस्ती घुस जाना हो सकता है। सिंदूर गासा यानी सिंदूर घिस देना। ये शब्द उनकी सामाजिक समझ को दिखाते हैं। बहुत दिलचस्प है ये। और इनकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? क्या इनके पास भी कोई खास हुनर है? अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार तो कृषि ही है, लेकिन इनका एक खास हुनर है धनुर्विद्या। ये लोग तीरंदाजी में बहुत माहिर माने जाते हैं। धनुर्विद्या, ये तो इनकी शिकारी अतीत से जुड़ा होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये उनकी पहचान का हिस्सा है। ये उनकी योद्धा परंपरा की एक जिंदा निशानी है। और हाँ, इनका एक मुख्य पेय है हड़िया। और इनकी देवी देवता? इनके मुख्य देवता हैं धर्म देवता और मुख्य देवी हैं बासुकी माता। पूजा पाठ कराने वाले धार्मिक प्रधान को ये पाहन या देवरी कहते हैं। तो हमने एक ऐसे समुदाय को देखा जिसने वक्त के साथ खुद को बदला, और एक ऐसे को जिसने अपनी पहचान के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। झारखंड की इन अद्भुत जनजातियों की दुनिया की इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। या एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा।
ये समुदाय जो सदियों से अपनी परंपराओं के साथ जी रहे हैं, वो आज की आधुनिक दुनिया के दबावों के बीच संतुलन कैसे बना रहे हैं। और खास तौर से एक ऐसा समाज जो जमीन को बेचने की चीज नहीं बल्कि समुदाय की आत्मा मानता हो, वो निजी संपत्ति पर आधारित इस दुनिया में अपनी पहचान और अपने संसाधनों को कैसे बचाए रखेगा। हमें उम्मीद है कि ये विस्तृत चर्चा परीक्षा की तैयारी में मददगार साबित होगी। परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।